फर्स्ट टाइम अंकित यूरोप आया है, वो ब्रेड खा खा के परेशान हो गया है। तो मैं इसको ये कह रहा हूँ, मम्मी मेरा एक आलू का परोठा कोरियर कर दो। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हो गई है 28 सितंबर और कब ये 14 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। सफ़र का यही मज़ा है। सफ़र में सबसे मुश्किल काम जो मुझको लगता है वो है पैकिंग अनपैकिंग। तो आज एक और नया दिन, एक और नया सफ़र की तैयारी शुरू। पैकिंग हो गई है और नाश्ता करते हैं और फिर चलेंगे। आज हम जाएंगे तिराना, जो अल्बानिया की कैपिटल सिटी है, वहाँ से जाएंगे हम टेथ नेशनल पार्क की तरफ, जो कि करीब 7-7.5 घंटे का 6 घंटे का सफ़र होने वाला है। और वो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक अच्छी जगह होने वाली है। और चलो चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको सफ़र पे लेके चलते हैं टेथ नेशनल पार्क की तरफ। रात का स्टे हमारा अच्छा रहा, नींद अच्छी आई। हाँ, तिराना जो शहर है वो काफ़ी बड़ी मार्केट थी, लेकिन कुछ वैसा दिखा नहीं जैसा एक हैपनिंग वॉकिंग स्ट्रीट पे होना चाहिए, जैसा कि हमें सिंटेगमा स्क्वायर एथेंस में मिला था। यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। कैफ़ेज़ बहुत हैं, लेकिन वो हलचल, वो चहल पहल नहीं देखने को मिली। इसीलिए आपको भी तिराना में हम बहुत कुछ दिखा नहीं पाए। तिराना में हमारे पास आधा ही दिन था, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर हैं, एक एक दिन के सफ़र पर हैं। तो इतना समय हमारे पास था नहीं यहाँ तिराना में। तो तिराना अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब फिर कभी दोबारा तिराना आएंगे तब देखेंगे। अभी तो चलते हैं टेथ नेशनल पार्क की तरफ। तो हम आ गए नाश्ता करने, और नाश्ता कुछ यहाँ पर ऐसे सर्व होता है। ये हमारा जूस इंटीग्रल पार्ट है यहाँ नाश्ते का। यहाँ पर चीज़ मिला है, अभी तक हमको चीज़ नहीं मिला था। और आज हमको आमलेट मिला है, कल हमको स्क्रैम्बल्ड एग्स मिले थे। नहीं तो जनरली एग्स होते हैं यहाँ। ब्रेड तो होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ रोटी और पराठे तो होते नहीं हैं। और अभी देखते हैं और क्या आएगा। चलो नाश्ता करते हैं तब तक। हाँ, ये अंकित चीज़ क्यों नहीं खा रहे तुम? ये जैसे ही मुंह में डाला निकाल दिया। क्यों? इतना बकवास है, इतना खट्टा है, पता नहीं क्या बनाते हैं। मेरे को नहीं समझ आया यहाँ का खाना। और अंकित कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। देख लो भाई, आप लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं इतना फूडी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये रूखी ब्रेड क्यों खा रहे हो? ब्रेड बटर जैम ये है ना, ये लगा लो ना यार। कल दोपहर को भी यही खाया, कल सुबह भी यही खाया, परसों सुबह भी यही खाया, परसों दोपहर को भी यही खाया। मतलब साथ में भी खा रहा हूँ खाना, लेकिन यही चल रहा है भाई। ये इससे काम चला लूंगा आज के दिन। अभी नहीं होगा। तो अभी नहीं होगा। अभी तो 14 ही दिन हुए। अभी नहीं होगा भाई, अभी नहीं होगा। 4 महीने और ये खाना है। अभी नहीं होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइम अंकित यूरोप आया है, वो ब्रेड खा खा के परेशान हो गया है। तो मैं इसको ये कह रहा हूँ, मम्मी मेरा एक आलू का परोठा कोरियर कर दो। कल रात को हम तिराना में जिस होटल में रुके थे, ये उनकी ओनर हैं, और मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। I wish you all the happiness in the world. Thank you You very are a much. source of positive energy. Thank you. Your smile took away all our Thank you very much. Appreciate. Thank you very much. You're welcome every time. Thank you so much. Thank you. so Have a much. nice trip. Thank you. Thank you. Bye. Thank you Thank so you. much. इनको मैंने बेस्ट विशेस और दुआएं इसलिए दी, दिल से दी, क्योंकि जब मैं आया था तो हम बहुत थके हुए थे। रास्ता बहुत ही मतलब उम्मीद से ख़राब था। तो जब इन्होंने वेलकम किया हमारे को, जिस स्माइल से और जिस पॉजिटिविटी से, तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। तो ऐसा देख के अच्छा लगता है जब एक अनजान देश में आपको स्माइल से वेलकम किया जाए और आपकी थकान दूर हो जाए, तो और क्या चाहिए आपको। तो हम रेडी, हमारी बाइक रेडी, अंकित रेडी, और वो देखो दिखाता हूँ आपको, शरीफे, वो लगे शरीफे दिख रहे हैं अगर आपको तो लो जी, नया दिन और नया सफ़र शुरू। आज का सफ़र है 175 किलोमीटर का टेथ नेशनल पार्क। उम्मीद तो यही है कि
टेथ नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत, फ़ोटोज़ में और जितना पढ़ा है इसके बारे में वो बहुत खूबसूरत है। तो बाय बाय टिराना, फिर दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ पर जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, पेडेस्ट्रियंस का पहला राइट है, उनके लिए सब रुकते हैं। इसलिए आप सोचते भी होंगे कि ये क्यों रुक जाते हैं। और अंकित का मैप्स वाला फ़ोन जो है वो उसकी स्क्रीन टूट गई। वो कैसे टूटी पता नहीं, समझ नहीं आया अंकित को भी और मुझको भी, क्योंकि कल यूज़ करके उसने रखा था तो स्क्रीन ठीक थी। और आज सुबह अभी वो बता रहा है कि स्क्रीन टूट गई है उसकी कॉर्नर से, और जिसकी वजह से स्क्रीन फ्लिकर कर रही है। तो अब अंकित को मेरे साथ साथ ही रहना पड़ेगा, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा अंकित का, कि वो अंकित ज़्यादा दूर मेरे से ना हो जाए, क्योंकि उसके पास मैप नहीं है। अभी तक तो मैप्स थे उसके पास, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते थे हम, अब लेकिन ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा हमको। आज हम फ्यूल डलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस पंप से डलवाएं जहां पर कार्ड एक्सेप्टेड हो, क्योंकि हमारे पास जो करेंसी है वो लिमिटेड है यहाँ की, अल्बानिया की। ज़्यादा करेंसी हमने अल्बानिया की इसलिए नहीं ली है कि वो आगे कंट्रीज़ में चलेगी नहीं, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है वो। तो आज हाथ की स्थिति कुछ ऐसी है, थोड़ा सा बेटर है आज हाथ, स्वेलिंग थोड़ी सी कम है, और आज वूंड को साफ़ भी करा है। तो आप लोगों की ब्लेसिंग से हो जाएगा ठीक और एक हफ्ते में, और मैं शायद ग्लव्स पहनने लायक स्थिति में हो जाऊं। बड़ी सिटीज़ का ये डिसएडवांटेज तो हाई ट्रैफिक जैम हर जगह है बड़ी सिटीज़ में। सामने ये वही खूबसूरत बिल्डिंग आ गई जो कल हमारे आते समय आई थी। हम अभी उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे, और ये बिल्डिंग बेहद खूबसूरत लगती है दूर से। मेरे ख्याल से आपको वीडियो में भी ये खूबसूरत ही लगेगी। ऊपर एक मॉन्यूमेंट टाइप बिल्डिंग लग रही है ये, और ऊपर एक स्कल्पचर है। किसका है ये नहीं पता, राजा का है या किसका है। ये ज़रूर गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, कोई ना कोई, पार्लियामेंट भी हो सकती है। साइन बोर्ड भी एक्चुअली इंग्लिश में नहीं होते हैं यहाँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में। अल्बानिया में जगह जगह हाईवेज़ पर ट्रैफिक पुलिस देखी है, ग्रीस में नहीं दिखी थी। ये डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, रडार गन्स लगी हैं जगह जगह। ग्रीस में ऐसा कुछ दिखा नहीं। और यहाँ एक फ़र्क ज़रूर है कि अल्बानिया में अभी तक हमने टोल टैक्स नहीं दिया है, जो कि ग्रीस में हमने बहुत टोल दिया है भाई, बहुत ज़्यादा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमने 350-355 किलोमीटर सफ़र तय किया था और 2700 रुपये के करीब टोल टैक्स दे दिया। मतलब फ्यूल से ज़्यादा टोल टैक्स दे दिया उस दिन, तो हद ही हो गई थी। मतलब 4 टोल तो 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आए। ये देखो सामने जीप मॉडिफाइड रूबिकॉन, कितने बड़े टायर्स लगा रखे हैं। शौक बड़ी चीज़ है। तो यहाँ हम थोड़ा संभल के ही चल रहे हैं, स्पीड लिमिट्स के अंदर ही चल रहे हैं। कुछ नहीं पता कहाँ रडार गन आ जाए और पता चले कि अनजान देश में हो गया चालान और भरने पड़ गए भारी पैसे। तो इसलिए अच्छा है कि स्पीड लिमिट में ही चलो भाई। फ्यूल भी डलवाना है, थोड़ी देर में 70-80 किलोमीटर चल के फिर फ्यूल डलवाते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि ग्रीस के मुकाबले अल्बानिया में थोड़ा पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। यहाँ की हवा में थोड़ा सा महसूस होता है कि पोल्यूशन है, डस्ट है। ग्रीस में बिल्कुल डस्ट नहीं थी, अल्बानिया में डस्ट है। क्योंकि आज सुबह जब बलकलावा धोया मैंने
तो बिल्कुल काला मैल निकली है उसमें, और ग्रीस में जब धोआ था तो बिल्कुल साफ़ ही निकला था। तो हाईवेज़ अल्बानिया के छोटे हैं, स्पीड लिमिट कम है, और ग्रीस में हाईवेज़ बड़े हैं, स्पीड लिमिट ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो हाईवेज़ हैं वो 4 लेन हाईवेज़ हैं। ग्रीस में 6 लेन हाईवेज़ थे और कई जगह तो 8 लेन भी थे, इसीलिए वहाँ टोल भी है। बड़े हाईवेज़ हैं तो डिसएडवांटेज भी है, मोटरसाइकिलिस्ट को टोल भी देना पड़ता है। सबसे बड़ा फ़र्क, जो फ़र्क कहो या एडवांटेज कहो ट्रैवलर के लिए, कि अल्बानिया के हाईवेज़ पर आपको जगह जगह फल, सब्जी, ज़रूरी चीज़ें, स्टॉल्स और कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, जो ग्रीस में नहीं थे। वहाँ आपको फ्यूल स्टेशन पर ही रुकना पड़ता था, और जो फ्यूल स्टेशन पर शॉप होती थी उसी में से जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो आप खा सकते थे। ग्रीस में, अल्बानिया में जैसे ही हमने एंट्री ली तो वो डिफरेंस देखने को मिला हमें, कि इंडिया के जैसे हाईवेज़ पर जगह जगह आपको दुकानें, खाने पीने का, फल सब्जी सब कुछ मिलती है, ऐसे यहाँ हाईवे पर सब कुछ अवेलेबल है। देखिए जगह जगह कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पटरियाँ लगी हुई हैं सब्जी फल की। तो इस हाईवेज़ पर अल्बानिया के कोई ख़ास दिक्कत है नहीं खाने पीने की और सामान की। ये देखिए सब्जियां और फल लगे हुए हैं, ये सीढ़ी बेच रहे हैं। आज इंटरनेट के ज़माने में हैरान हूँ मैं, इतनी तेज़ हवा है पूछो नहीं। इस तेज़ हवा ने तो मुझे 2018 की अलास्का से अंटार्कटिका वाली राइड याद दिला दी, जब हम अर्जेंटीना के उशवाया से ब्यूनस आयर्स जा रहे थे। पैटागोनिया रीजन में इतनी तेज़ हवा थी पूछिए नहीं। मुझे याद है मेरे जानने वाले ब्यूनस आयर्स से उशवाया जा रहे थे, एक कार में 5 बच्चे थे और वो कार उड़ गई। आप सोचिए कितनी तेज़ हवा होगी कि वो कार उड़ गई, जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई, 3 बच्चे ज़ख्मी हुए। और अब सोचिए उतनी तेज़ हवा में हमने 3 मोटरसाइकिलिस्ट थे हम बजाज डोमिनार पर, और हमने कैसे मैनेज किया होगा। यहाँ भी उतनी तेज़ तो नहीं है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। आपको भी शोर सुनाई दे रहा होगा शायद, हालांकि हो सकता है ना सुनाई दे क्योंकि बंद हेलमेट है, माइक लगा हुआ है, पर बहुत तेज़ हवा है। आप देख सकते हो बाहर पेड़ों की डायरेक्शन जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ हो गई है। बाइकर के लिए इतनी तेज़ हवा में बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जबकि हमारी बाइक्स इतनी लोडेड है। तो बैलेंस बनाना, ये देखो पेड़ों की डायरेक्शन देखो आप। चालू हो गया है, हम खुद ही डाल रहे हैं यहाँ फ्यूल। एक ही बंदा है, इसने हमारे को दे दिया है, और ये कह रहा है कार्ड भी एक्सेप्टेड है। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, यही अच्छा लगता है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर डिप्रेशंस। ये मैं बार बार कहता हूँ, और हमारे यहाँ लोग बाग हॉर्न मारने से बाज नहीं आते हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हॉर्न कम से कम यूज़ करिए। हॉर्न से जितनी इरिटेशन होती है, हाँ ज़रूरी है तो ज़रूर थोड़ा सा बजाइए, लगातार लंबा मत बजाइए, इंटरवल्स में पिप पिप करके बजाइए, सामने वाले को सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हॉर्न बनाने का जैसे समझ लो फैशन है या ईगो है, समझ से बाहर है। लेकिन ट्रस्ट मानिए, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द वर्स्ट पोल्यूशन एवर पॉसिबल। उससे सर दर्द रहता है। आप तभी जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं और ट्रैफिक जाम में फंसकर जब घर आते हैं तो इस हालत में होते हैं कि बस यार कोई कुछ बात ना करे, थोड़ी देर शांति से बैठा रहने दे। उसका कारण यही है कि इतनी नॉइज़ पोल्यूशन होती है, दिमाग पक जाता है वो शोर सुन सुन के।
ये राइट पे जो देख रहे हैं ये सूखी हुई फसल, ये पूरे अल्बानिया में दिखी है। या तो ये फसल काट चुके हैं और अब इसको उखाड़ के फिर से नई फसल बोएंगे। अब किस चीज़ की है मुझे आइडिया नहीं है। या तो ये कॉर्न है मेरे हिसाब से, तो यस ये कॉर्न की फसल है, भुट्टा। हाँ जी भुट्टा है ये, भुट्टा। क्योंकि अल्बानिया में भुट्टा बहुत दिखा भूनते हुए सड़क के किनारे। तो ये फसल काट चुके हैं भुट्टे की और अब शायद दोबारा बोएंगे। साइकिल पे जो सफ़र करते हैं उनको सलाम है यार, गजब के पेशेंस और हिम्मत है इन लोगों की। यहाँ जो आप अल्बानिया में हाईवेज के दोनों तरफ जंगली घास फूस देख रहे हैं और कुछ कटी हुई नहीं है, अनाप शनाप उगी हुई है। जैसे जैसे हम बेटर यूरोप की तरफ चलेंगे, जैसे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, आप देखेंगे कि हाईवेज़ के किनारे भी जंगली घास आपको दिखेगी नहीं, वो भी इवनली कटी हुई, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बाकायदा बिल्कुल कटी हुई होगी। हाईवेज़ मेंटेन्ड होंगे, जैसे ग्रीन कारपेट होगा। अभी जैसे जैसे हम जाएंगे और मेरे ख्याल से 15 दिन में हम स्लोवाकिया, स्लोवेनिया क्रॉस करेंगे, तो आपको हाईवेज़ में डिफरेंस पता चलेगा कि आप खुद ही ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम सर्टेनली बेटर यूरोप की तरफ सफ़र कर रहे हैं। वो लोग अपने हाईवेज़, अपनी कंट्री को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो हाईवेज़ हो। ये ऐसे जो जंगली घास उगी हुई हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि अब 50 किलोमीटर दूर सीधा वो सामने पहाड़ों पर है टेथ नेशनल पार्क। तो यहाँ तो अभी थोड़ी गर्मी सी है, उम्मीद है कि ऊपर नेशनल पार्क में ठंडा होगा और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी। फ़ोटोज़ में तो बहुत ग्रीनरी दिखाई है, ये पहाड़ तो बिल्कुल बैरन से दिख रहे हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ पहुँच के कि ग्रीनरी मिलती है या बैरन मिलते हैं इस मौसम में। ये लोग टेथ नेशनल पार्क करके आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। आसमान देखो कितना क्लियर है बिल्कुल, और ऐसा फील आ रहा है कि यार मैं कहीं लद्दाख रीजन में आ गया या स्पीति वाली रीजन में आ गया। हवा में थोड़ी ठंडक हो गई क्योंकि ग्रीनरी बढ़ गई है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है यार। अल्बानिया फेमस है अपनी माउंटेनियस राइड्स के लिए। देखो हम अंदर जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ। बिल्कुल सड़क बहुत ही छोटी है तो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इतनी ही सड़क है कि अगर एक ट्रक आ गया तो आपको साइड बिल्कुल ही उतरना ही पड़ेगा। एक तो मौसम हंसी, फिर पहाड़, माउंटेन मैन को और क्या चाहिए, पहाड़, और इंटरनेशनल कंट्री अल्बानिया। बड़ी प्राउड सी फीलिंग होती है कि एक इंडियन मेड इन इंडिया बाइक लेके और इंटरनेशनल अल्बानिया की सड़कों पे घूम रहा है और अल्बानिया के पहाड़ एक्सप्लोर कर रहा है। बड़ा अच्छी सी फीलिंग आ रही है इस समय मुझको। मैं और भी अपने इंडियंस राइडर्स, ट्रैवलर्स को चाहूँगा कि वो भी हिम्मत करें और थोड़ा सा बाहर निकलें,
और दुनिया देखे। किसी भी तरह की गाइडेंस, किसी भी तरह का पेपर वर्क, किसी भी तरह का परमिशंस में कोई दिक्कत आ रही है तो कभी भी मुझको पिंग कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा अपनी क्षमता के अनुसार, और कोशिश करूँगा कि आपका सपना जो इंटरनेशनल ट्रैवल करने का है वो चाहे कैसे भी हो, हवाई जहाज़ से हो, पैदल हो, बस से हो, कार से हो, मोटरसाइकिल से हो, मैं आपकी यात्रा में मददगार ज़रूर साबित होऊंगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। मगर कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय आवर ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि जब आप, मेरा मानना ये है कि जब मैं अपनी इस धरती की यात्रा पूरी करके वापस अपने क्रिएटर से मिलूँगा तो वो सबसे पहले ये सवाल पूछेगा कि आपको मैंने नीचे भेजा था, आपने क्या किया और क्या क्या देखा। मैंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, आपने कुछ देखा? तो मैं वहाँ जवाब देने लायक रहूँ, हाँ प्रभु, कोशिश करी अपनी क्षमता के अनुसार। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्रिएशन देखने की कोशिश करी, और उसी सोच के साथ मैं पिछले 40 साल से सफ़र कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बाहर निकलूँ और घूमूँ ऊपर वाले ने दुनिया कैसी बनाई। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि ऊपर वाले ने दुनिया तो एक सी ही बनाई है। पहाड़ वही हैं, पेड़ वही हैं, पौधे वही हैं, इंसान वही हैं, बस इंसान ने बॉर्डर्स बना दिए हैं। अदरवाइज़ ऊपर वाले ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है। और मेरा ये मानना है, इंसान पूरी दुनिया में, मैं 43-44 देश कर चुका हूँ, मुझे एज अ ट्रैवलर अच्छे ही लोग मिले हैं, और कभी मैं दिक्कत में आया भी हूँ तो लोगों ने या ईश्वर ने साथ ही दिया है। मैं कभी बुरी से बुरी सिचुएशन में फंस के भी बाहर आ गया हूँ आराम से। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है यार, बहुत खूबसूरत। इस समय जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं ना, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मुझको घूमने का मौका दिया, और मैं घूम भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपनी नज़रों से आपको भी दिखाने की कोशिश करूँ जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल वो फीलिंग आ रही है जैसे मैं हिंदुस्तान के पहाड़ों में राइड कर रहा हूँ। कोई ख़ास फ़र्क दिख नहीं रहा सिवाय इसके कि यहाँ कहीं कोई पॉलीथीन या पेपर या गंदगी नहीं है। Thank you God, thank you for everything you have given to me and the opportunity you have given to me to travel the world and explore. Thank you. यहाँ जगह जगह कैंपिंग साइट्स हैं तो कैंप भी कर सकते हैं। यहाँ टैक्सी सर्विस भी लिखा है, तो फैसिलिटीज़ पूरी हैं यहाँ। अब देखते हैं, अगर अंकित मानेगा तो मेरा तो मूड कैंपिंग का है, तो कैंपिंग का अपना ही मज़ा है। हाँ, अगर कैंपिंग साइट पर अगर मिल जाएगा तो वहाँ वो वाईफाई भी दे देते हैं, तो अंकित का काम भी हो जाएगा और कैंपिंग भी हो जाएगी। कैंपिंग के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आप नेचर के साथ होते हो, यू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। सेकंड most important, you save on money. Third is you get a beautiful experience. आप चार दीवारी के अंदर, ईंटों के अंदर रह के, वो तो सेम है कहीं भी रह लो आप, मगर जो नेचर में आए हो, नेचर में
नेचर के बीच में रह के वो हवा, वो पक्षियों की आवाज़, वो सब, जब आप सुबह उठो, कैंप का जिप खोलो, जैसे ही पर्दा हटाओ आपको नेचर मिले, हा हा हा, उससे बढ़िया सुकून आँखों को और दिल को है ही नहीं। इसीलिए तो हम आते हैं पहाड़ों में भैया। यहाँ आके हवा बिल्कुल प्योर सी हो गई है। जो वहाँ शहर में पोल्यूशन सा महसूस दे रहा था वो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सांस लेने में आनंद आ रहा है, आनंद, घोर परम आनंद। कुछ सालों पहले तक यहाँ पर सड़क नहीं थी तो लोग बाग ट्रैक कर कर ही आया करते थे। फिर पगडंडियाँ बनी तो 4x4 आ पाती थी सिर्फ यहाँ पर। लेकिन अब कुछ बीते सालों से यहाँ सड़क बना दी गई है तो हर तरह की गाड़ी, मोटरसाइकिल आ सकती है। अब इमेजिन करो जब यहाँ सड़क नहीं थी तो लोग वह कैसे आते होंगे। देखो ये तो तय है कि चाहे 18वीं शताब्दी रही हो, 19वीं रही हो, 17वीं रही हो, 16वीं रही हो, 15वीं रही हो, जब से मनुष्य बना है मनुष्य ट्रैवलर रहा है। क्योंकि अगर ट्रैवलर नहीं रहा होता तो वो कोलंबस की खोज और वो जितने भी ट्रैवलर हुए हमारे पुराने ज़माने में जिन्होंने अलग अलग देश खोजे तो वो कैसे खोजे। तो ट्रैवलिंग का कीड़ा तो इंसान में ऊपर वाले ने डाल के भेजा है। अब किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट होता है। कुछ लोग एडवेंचर पसंद हैं, कुछ लोग आराम पसंद हैं ट्रैवलिंग में, तो वो अपनी गाड़ियों में आराम से ट्रैवल करते हैं और नॉट सो एक्सट्रीम प्लेसेस ट्रैवल करते हैं। तो मगर ट्रैवलिंग का कीड़ा तो ऊपर वाले ने डाल के भेजा है हर इंसान में। अब ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। देख रहे हो ना कैसे जिगजैग ऊपर लेके जा रहा है ये। और ऊपर जाके ये जो ग्रीन दिख रहा है ये वैली होगी, जैसे हमारी गुरेज समझ लो, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और जो फ़ोटोज़ से अंदाज़ा लगाया मैंने। अब देखते हैं कि हमारे गुरेज से खूबसूरत है या हमारा गुरेज खूबसूरत है। गुरेज भी अभी मैं इसी साल होकर आया हूँ, बहुत खूबसूरत है गुरेज यार। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता गुरेज वैली कहाँ है, ये श्रीनगर में पड़ती है और अभी लेस एक्सप्लोर्ड जगह है। ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं जाते हैं गुरेज वैली। देखो जी, हम पहुंच गए हैं टेथ नेशनल पार्क। अब ये देखना है कि कैंपिंग करनी है, क्या करना है। तो जगह तो आ गई है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर बेसिकली ये तो एक वैली का ठहरने वहरने का इंतज़ाम है। जो भी यहाँ देखने की जगहें हैं वो थोड़ा दूर ट्रैक करके ही हैं। तो देखते हैं कुछ देख पाएंगे कि नहीं। विला गुर्रा, तो ये देखो सामने ट्रैकर जा रहे हैं, ये ट्रैक करेंगे ऊपर, ये देखने जा रहे हैं। तो यहाँ अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि हमको सुबह 5 बजे निकलना है तो होटल लेना कोई सेंस बनता नहीं है मेरी अपनी राय में। कैंप लेके और आराम से सुबह जल्दी से 5 बजे निकल जाएं, क्योंकि हमको फेरी लेनी है। हाँ नहीं, मेरा मानना ये है कि हमको कैंप करना चाहिए। कैंपिंग से क्या होगा, हमको कोई सामान नहीं उतारना, वहीं बराबर में कैंप करा। और क्योंकि हमको सुबह 5 बजे निकलना है, अगर कहीं हम होटल लेते हैं सामान उतारना पड़ा वो फिर दिक्कत है। बाकी जैसा आप समझो, मैंने अपना राय रखी है आपके सामने। नहीं, जा तो कहीं नहीं पाएंगे, वो तो ठीक है। यहाँ बेसिकली देखने का कुछ नहीं है। जो ये ट्रैक के जा रहे हैं ना, ट्रैकिंग के लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे ऐसे हैं ट्रैक्स। मतलब यहाँ पर रेस्ट करें आज फिर यही है। मतलब यहाँ आसपास और कुछ नहीं है। अगर देखना है तो जैसे ये ट्रैक कर रहे हैं ना, ये अब रात को शाम को लौटेंगे, या हो सकता है ऊपर ही रुके, गाइड अगर इन्होंने कराया तो ये है।
जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अंकित को लगी है भूख, तो शायद कैंपिंग के लिए तो वो एग्रीड है, लेकिन पहले उसके भूख का अरेंजमेंट करते हैं और फिर कुछ प्लान करते हैं कैंप लगाने का या जो भी है। ये सब जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, हाफ डे ट्रैक मिनिमम है। A few minutes later. तो हम इस लोकेशन पर आए थे कैंपिंग के लिए पता करने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि 10 यूरो पर टेंट लेंगे, तो मतलब 20 यूरो लग जाएंगे हमको। कैंप यहाँ लगाना है पार्क में और यहाँ शावर और वॉशरूम है, तो 20 यूरो तो ज़्यादा है। फाइनली टेथ नेशनल पार्क पहुंचकर हमने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी होटल्स और कैंपिंग साइट्स एक्सप्लोर करी। फिर अंकित बोला सर होटल में ही रुकते हैं, और हमने फिर फाइनली एक होटल शॉर्टलिस्ट करा जो कि हमको 35 यूरो में मिला है। सुबह हमको 5 बजे निकलना ही निकलना है, क्योंकि कल हमको एक शिप पकड़ना है जो 9 बजे निकल जाता है, तो 8 बजे हमको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। ये हमारी लगी है बाइक्स, ये अंकित की बाइक, और हमारा रूम दिखाता हूँ मैं। ये हमारा रूम है जिसमें 4 बेड डले हैं, स्पेशियस है। अंकित लगे हैं अपना डेटा एडिट करने में, अगर वो नहीं करेंगे तो आप लोगों को व्लॉग कैसे दिखा पाएगा वो। मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक ब्लॉगर के साथ आया हुआ हूँ, फिर लगता है कैजुअल ट्रैवलर है, वर्ल्ड ट्रैवलर है। जैसे ही देखता हूँ कैमरा हाथ में लगा, अरे यार ये तो ब्लॉगर है हमारे साथ में, बड़े वाले बड़े वाले है ना। तो ये मैंने एरिया ये मैंने ले लिया है और ये अंकित ने ले लिया है। वॉशरूम भी स्पेशियस है। ये प्रेस, ड्रायर सब कुछ अवेलेबल है। आसपास की सराउंडिंग्स भी अच्छी हैं। टेथ में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमको, मैंने पहले भी बताया कि जाना पड़ेगा ट्रैकिंग पे। कोई भी लोकेशन जो है 4-5 किलोमीटर से कम की ट्रैकिंग नहीं है। बाहर की बात करूं तो, वैली की बात करूं तो वैली का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत वैली है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से हम आपको टेथ वैली एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। पीसफुल है, वो हमारा अकोमोडेशन आज की। यहाँ 35-40, इन्होंने 60 यूरो बोले थे। हमने कहा कि हमको सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक निकल जाना है, ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए हमको, तब इन्होंने हमको ये 35 यूरो में दिया। पार्किंग भी ये मना कर रहे थे कि यहाँ उधर लगाइएगा या उधर लगाइए कहीं, तो हमने रिक्वेस्ट करी कि हम सामान नहीं उतारेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो हमारा सामान पूरा लोडेड है, हम सामान नहीं निकालेंगे। बाइक मैंने आज समय मिला था तो बाइक अभी साफ़ कर दी है पूरी, और चेन भी बिल्कुल लूप कर दी है। रोल ऑन की चेन डली है और अभी तक चेन बिल्कुल लूज़ नहीं हुई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जितनी थी उतनी है। 3000 किलोमीटर आज क्रॉस कर दिया है इस बाइक ने ये सफ़र में। बाइक बिल्कुल ठीक चल रही है, फर्स्ट क्लास। देखिए ब्रेक्स के ज़रूर कुछ निशान आ गए हैं, क्योंकि जब हिल्स में जाते हैं तो ब्रेकिंग तो लगती है, और ये निशान तो नई बाइक में भी आ ही जाते हैं। टायर्स भी चमक रहे हैं, फर्स्ट क्लास। 3000 के हिसाब से मैं समझता हूँ कि टायर्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और उम्मीद तो यही है कि ये 15,000 क्रॉस करेंगे टायर्स। बाकी तो देखते हैं अभी जैसे जैसे सफ़र चलेगा, तब तक बताएं। ओ here are our guests. we meet again. Found it. Yes, yeah. Hello. So we have a guest from UK, England. Yeah. We spoke. I'm Richard and this is Tracy. Yeah. Hello. Thank you. So ये लोग Coming for dinner later? Dinner? Having dinner There's a in the restaurant round the corner. there. Yeah, Okay. 6:30. 6:30. Yeah. Okay. Thank you. Bye. तो ये हमको पहले भी मिले थे
जब हम आए थे और ये ट्रैक करके आ रहे थे 18 किलोमीटर वाला वन साइड। वापसी इन्होंने टैक्सी ले ली थी। यहाँ ट्रैकिंग करने आप जाएं तो यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप थक गए हैं तो वहाँ स्पॉट पे टैक्सी वगैरह मिल जाती है, और नहीं तो आप यहाँ भी फ़ोन करके टैक्सी बुला सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि समय का अभाव है तो यार इस बार तो हम टेथ नेशनल पार्क एक्सप्लोर नहीं करेंगे, शायद स्पेशली आएंगे। जब हम यहाँ होटल पहुँचे थे तो हम अभी बात ही कर रहे थे हिंदी में ताकि इन लोगों को कुछ समझ ना आए। हम रेट वेट की बात कर रहे थे, पीछे से एक कपल आया और वो बोला हिंदी इंडिया से है, तो वो भी इंडिया से है और वो यूके से आए हैं और उनके बच्चों की 6 दिन की छुट्टी थी, वो वोकेशन पे गए थे बच्चे, तो वो ये लोग फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आ गए टेथ नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम मिलेंगे उनसे, डिनर करेंगे उनके साथ, और बस तो एक बार और दिखाता हूँ आपको घुमा के 360 इस वैली का व्यू। इसकी थोड़ी सी मैंने आपको बताया था चलते चलते जब मैं बाइक चला रहा था। ये देखिए, वाह अमेजिंग। यहाँ कैंपिंग साइट हमको 2 यूरो पर बाइक मिल रहा था पर कैंप, लेकिन फिर वही था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमको कैंप वाइंड अप करना पड़ता, और जो कि समस्या थी, तो इसलिए हमने फिर होटल ही ले लिया है। ये देखिए, वाह माउंटेन जो है वो बिल्कुल ड्राई है बट अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। वेदर बहुत ठंडा नहीं है, लेकिन यस टेम्परेचर करीब 12-13 डिग्री के करीब है। टेथ में आपको ऐसे टेथी पैराडाइज और ऐसे बहुत सारे एजेंसीज़ मिल जाएंगी जो आपको ट्रैकिंग व्रैकिंग गाइडेड टूर और ये सब कराएंगी। और टेथ में एक ही स्टोर है जो अभी हम देख कर आए, ये है स्टोर। यहाँ पर बेसिक सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं है, सब्जियाँ वब्जियाँ कुछ नहीं है। बेसिक खाने पीने का सामान मिल जाएगा यहाँ, पानी, कोक, पेप्सी, वेफर्स और चिप्स, चॉकलेट, पिस्ताचोस, आलमंड्स। आपका मिल्क भी मुझे नहीं दिखा यहाँ पर, और वाइन, बियर, अल्कोहल ये सब मिल जाएगा। और इतने रिमोट, वहाँ सिटी से थोड़ा सा 10-12% प्राइस ज़्यादा है। वो तो होता ही है क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन लगती है, जब इतनी दूर रिमोट में आने में, तो वो इतना तो सेक्रीफाइस करने पड़ता है। बट यस, सब कुछ अवेलेबल है, और स्टोव भी अवेलेबल है विद गैस सिलेंडर्स। मैं कैंपिंग स्टोव की बात कर रहा हूँ, जो छोटा स्टोव है। मैं तो अपने साथ कैरी कर ही रहा हूँ, और मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ स्पेशल स्टोव जो कि पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, मिट्टी के तेल से चलता है। पेट्रोल क्योंकि हम बाइक पर हैं तो हमेशा हमारे पास होता है, हम कभी भी उसको चला सकते हैं पेट्रोल निकाल के। थोड़ा सा हमारे जैरिक उसमें ब्लैडर में भी होता ही है, तो हम कभी भी उसको पेट्रोल निकाल के यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यूज़ करने की नौबत नहीं आई, सब जगह बिजली अवेलेबल थी, तो मेरा जो इलेक्ट्रिक कुकर है मैं उसी में कुकिंग कर लेता हूँ जब करनी होती है। कभी बाहर खाना है तो बाहर भी खा लेता हूँ। मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूड खाना पीना नहीं दिखाता हूँ अपने व्लॉग्स में। आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वो फूड क्या खा रहा हूँ मैं, क्या नहीं खा रहा हूँ, वो अगर देखना चाहते हैं तो बताइए, तब मैं उसी के अकॉर्डिंगली खाना भी दिखाऊँगा। अंकित नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन इस ट्रिप से पहले, जस्ट पहले उसने कुछ सोचा और वो प्योर वेजिटेरियन हो गया, और अंडा भी नहीं, तो उसने मुझे बताया भी नहीं तो मैं उसको ये ज़रूर बताता कि जिस ट्रिप पे हम निकल रहे हैं वहाँ वेजिटेरियन विदाउट एग बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अब उसको यही दिक्कत हो रही है क्योंकि स्पेशली ढूंढना पड़ता है। हम 20 मिनट से ढूंढ रहे हैं कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। जो वेजिटेरियन मिल रहा है वो उसको समझ नहीं आ रहा, उसको वो नूडल्स नहीं पसंद है, उसको रिजोटो पसंद नहीं है, और खाली वेजिटेबल्स उसको समझ नहीं आ रही, तो उसने सिर्फ फ्राइज़ ही ऑर्डर करा है। बड़ी लिमिटेड क्या, यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। जो चीज़ भी यहाँ मिलती है वो चीज़ भी हमारी तरह चीज़ नहीं मिलती है। वो यहाँ की चीज़ जो है बड़ी ही बिटर, खट्टी और अजीब सा टेस्ट होता है। मैंने तो खाई, क्योंकि मैंने खाई हुई है, मैं बहुत टाइम से यूरोप आ रहा हूँ,
मुझे तो वो पसंद है। और मैं फूड एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। उसको नहीं पसंद आया, उसने आज नाश्ता भी नहीं कर पाया, सिर्फ जूस ही पिया है और वो ब्रेड खा खा के भी तंग आ गया है। तो जो भी यूरोप या बाहर लंबे ट्रिप पे निकले, एडवेंचर पर निकले, उनको मेरी यही सलाह है, प्लीज़ रिस्ट्रिक्शंस ना रखें अपने साथ। रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, अपने आप को बांधना नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस में, क्योंकि जब आप दूसरे देश में आए हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है आपको, यहाँ का खाना और हमारा खाना कल्चर सब अलग है। तो यू शुड बी ओपन टू ट्राई एंड टेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस, हमारा रिलीजन या हमारे कुछ जो संस्कार हैं वो बीच में आते हैं, मगर एडवेंचर अगर करना है तो आपको ओपन रहना ही पड़ता है। जब 2018 में मैं अलास्का से अंटार्कटिका के लिए निकला था तो मैं क्लियर था कि मैं वेजिटेरियन होते हुए भी मेरे घर में लहसुन भी नहीं डलता है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि एडवेंचर पे जा रहे हैं, चिले, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज़ में पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि हम हाईवेज़ पे होंगे। तो पहले ही 15 दिन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था और अपने आप को रेडी कर लिया था, जो भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एडवेंचर सफ़र नहीं करना चाहिए। तो जब भी मैं बाहर निकलता हूँ लंबे ट्रिप पर, एडवेंचर पर, ट्रैवल पर, तो मैं बिल्कुल अपने आप को बांधता नहीं हूँ। गो विद द फ्लो, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है मैं खाता हूँ, क्योंकि बॉडी को तो खाना तो चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे, राइड कैसे करेंगे। इतने एनर्जी बहुत लगती है जब आपको 4-5 महीने लगातार रोज़ बाइक चलानी है, एनर्जी बहुत लगती है। तो प्लीज़ सबको मेरी सलाह है, जब भी लंबे एडवेंचर पर निकलें, यू शुड बी ओपन टू ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्या करें, मजबूरी है। जब हम जिस देश जा रहे हैं वहाँ का देश का खाना जो मिलता है हमको वही करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल के सफ़र पे होते हैं तो हम कितना कैरी कर लेंगे अपने साथ, वो भी बड़ी मजबूरी है। मैं कैरी कर रहा हूँ अंकित के लिए थोड़ा वेजिटेरियन, लेकिन कब तक कितना कैरी कर सकूँगा। तो ये फ्राइज़ ऑर्डर करी हैं अंकित ने, क्योंकि उसको और कुछ पसंद आया नहीं। तो अंकित कितने की फ्राइज़ ऑर्डर करी हैं? गलत वर्ड यूज करा सर ने बोला इसको और कोई पसंद आया नहीं। हाँ। ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, पसंद के नहीं आया, कुछ तो ऑप्शन होता। तो यही खाली एक मेरे हिसाब से वेजिटेरियन था। और कितने पैसे खर्च करे इस फ्राइज़ के लिए? 300 लेके 300 लाख, वर्चुअली 3 यूरो इतने छोटे से फ्राइज़ के लिए। आज का दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। खाना हमने खा लिया है। आज तो हमने खाई है रोटी और सूप पिया है हमने, स्वीट कॉर्न सूप, पोटैटो फ्राइज। और अब हमारे को आ रही है नींद, तो अब हम रहे हैं सो। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।